नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स पे नजर डालें तो आज मार्केट्स में हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। अगर आप खास तौर पे निफ्टी और सेंसेक्स की बात करेंगे, निफ्टी में करीब 80 अंकों के आसपास की फिलहाल बढ़त देखने को मिल रही है। 250 अंकों के आसपास का उछाल आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी है, करीब 250 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ, गिरावट के साथ फिलहाल बैंक निफ्टी में आज कामकाज देखने को मिल रहा है। तो आखिर निफ्टी सेंसेक्स में तेजी और बैंक निफ्टी में गिरावट के पीछे वजह क्या है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक्टिव हैं, और आप जो भी सवाल हमें पहुंचा रहे हैं, जिन शेयरों को लेकर आपकी दुविधा है, उन तमाम सवालों के जवाब देने की आज हम कोशिश करेंगे। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान आज मौजूद हैं वो है मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। मेरे लिए तो सर विशेष रूप से आपके साथ आज पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो मेरी तरफ से पर्सनली आपको बहुत धन्यवाद सर आज जुड़ने के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे आज बातचीत करने के लिए। तो पहले सर, ये जो मार्केट में आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिल रही है, कल जहां 955 के आसपास हमने तेजी तक का हमने तेजी देखी थी, उसके बाद एकाएक मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। आज हमारी शुरुआत कमजोरी के साथ देखने को मिली। निफ्टी पर आज हमने 21,200 का लेवल भी नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली, 21,400 का लेवल भी देखा। अब ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट हिचकोले खाता हुआ दिख रहा है। तो आज की निफ्टी की रिकवरी, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, और निफ्टी बैंक में जो फॉल आ रहा है, इन दोनों को बताइए सर, कैसे रीड कर रहे हैं आप? संदीप जी, सबसे पहले मेरे साथ आपका जो पहला शो है, चलो अच्छा है, और उम्मीद ये करूंगा कि आने वाले समय में आपके कई सारे शो मेरे साथ भी हो। बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो आप मार्केट के ऊपर पूछ रहे हो, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब एक हायर स्केल का भूकंप आता है, तो उस भूकंप आने के बाद में छोटे मोटे झटके कई दिन तक आते हैं। बाजार में अगर आप देखें तो पिछला मंगलवार, कल जो था, एक काफी जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी। अगर आप देखें, एक सप्ताह पहले पिछले बुधवार को भी बाजार में एक अच्छा खासा झटका देखा गया था एचडीएफसी बैंक के नतीजे के बाद, जब सूचकांक करीब 1600 अंक गिरा था। तो ये एक तरह का फॉलो ऑन एक्शन है, जहां पे एक छोटा सा झटका आया है। बाजार अगर आप देखें तो आज बड़ा ही वॉलेटाइल रहा है, ऊपर नीचे काफी हुआ है। जो आपका तीसरा सवाल था आज का, जो बैंक निफ्टी है, कि सूचकांक तो ठीक हो गया है निफ्टी और सेंसेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी में कमजोरी है। सबसे ज्यादा कमजोरी पिछले 7 दिन में एचडीएफसी बैंक में देखी गई है, और वो अभी तक उस कमजोरी के सत्र से उभरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीज मिलकर आपके सवाल का जवाब दे देती। ओके, ठीक है। तो आपने कहा कि एचडीएफसी बैंक इसके निफ्टी बैंक की जो गिरावट है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, और उसके साथ साथ एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स के बाद एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी का टॉप लूजर है। 4% के आसपास की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में भी कहीं ना कहीं निफ्टी के विपरीत आज गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपके जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। अरुण सर से मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। सर, पहले मैं दरअसल खुद आपसे मेटल सेक्टर को लेकर एक सवाल लेना चाहता हूं, इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों की ओर बढ़े। आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। खासतौर पे अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर की बात करें तो वो हिंडाल्को है, 3.5% के आसपास का अपमूव है। जो उम्मीद इन शेयरों को ड्राइव कर रही है वो ये है कि चाइना में एक और स्टिमुलस आ सकता है। कल हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में जो बेस मेटल्स हैं उनमें भी 1 से 4% के आसपास का अपमूव देखने को मिला। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर, ये जो चाइना में स्टिमुलस को लेके बार बार जो बातचीत आती है, कितना बड़ा स्टिमुलस ये आ सकता है अगर ये आना ही है, और कितना इंपैक्ट फिर मेटल सेक्टर पर देखने को मिलेगा? संदीप, मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि अगर आप ये जो धातु क्षेत्र है या मेटल क्षेत्र है, अगर इसमें कामकाज करें तो आपका जो दिल है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चाइना एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है मेटल क्षेत्र में कि अक्सर इन शेयरों में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। और ये वॉलेटिलिटी सिर्फ इस चीज को लेकर होती है कि चाइना में मेटल की डिमांड या तो कम हो गई है या अचानक बढ़ गई है। तो मेरे जैसे लोग जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, हमारे जैसे लोगों के लिए ये धातु क्षेत्र
शायद सबसे बढ़िया क्षेत्र नहीं है, क्योंकि दिल पे झटके बहुत देता है। अब आइए, आपकी जो उम्मीद है कि एक बड़ा स्टिमुलस आ सकता है, स्टिमुलस लेकर अगर शेयर में तेजी आती है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहती है, लंबे लंबे समय तक टिकती नहीं। और एक नीजक रिएक्शन उसको लेकर कुछ समय तक शेयर बढ़ते हैं और फिर गिरने लगते हैं। तो स्टिमुलस सॉल्यूशन नहीं है, एक टेम्पररी, जिसे कहते हैं, एक एबरेशन दे देता है या एक एक सपोर्ट दे देता है। लेकिन सस्टेन होने के लिए डिमांड में अवश्य बढ़ोतरी होनी चाहिए, नहीं तो सब शॉर्ट टर्म होता है। ओके, ठीक है सर। लेकिन आपने कहा सर आपकी उम्र हो गई है, लेकिन मैं ये कहूँगा मेरा इंटरेक्शन भले ही आपसे छोटा है, कुछ मिनटों का ही है अभी, लेकिन आपका दिल जवान है सर। जिस लहजे से आप बातचीत करते हैं, जिस अंदाज में आप बातचीत करते हैं, मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हमारे पास आ रहे हैं। कल भी बाजार गिरा था, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा सरकारी बैंकों को लेके सवाल आ रहे थे। लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जगतार सिंह जी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। जगतार सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। आज तो मार्केट भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। मेरे पास एप्टस वैल्यू के 73 शेयर्स हैं सर, 353 के रेट पे आईपीओ में अलॉट हुए थे सर। 353 पे कौन से शेयर बताए आपने? एप्टस वैल्यू फाइनेंसिंग सर, हाउस फाइनेंसिंग। 73 शेयर आपके पास एप्टेस वैल्यू के हैं, जो कि आपको आईपीओ के दौरान अलॉट हुए थे। तो अभी आप कह रहे हैं कि आपका जो प्राइस है वो है 353 रुपये का। जी जी सर। तो आपने किस व्यू के साथ लिया था सर? जब आईपीओ में आपने लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर वैसे तो। हाँ जी सर। ओके, तो अभी फिलहाल हाँ, इसका कुछ रिटर्न तो आए नहीं है सर, 2 साल हो गए तकरीबन। हाँ, 364 रुपये के आसपास है। तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए सर। ठीक है, 2 साल हो गए आपको होल्ड करते हुए। 364 रुपये का भाव है, मैं भाव की बात कर रहा था। आपने 353 पे लिया, 364 का भाव है, 11 रुपये के आसपास आपको बन रहे हैं। सवाल वाजिब है कि अब होल्ड करें ना करें, क्योंकि 2 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अरुण सर, 2 साल से जो होल्ड कर रहे हैं एप्टेस वैल्यू को, जिस भाव पे लिया था उसी लेवल के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा फॉल भी स्टॉक में ऑलरेडी वो देख चुके हैं। क्या करना चाहिए सर? क्या अभी होल्ड करें, पेशेंस बनाए रखें? संदीप, अगर आप देखें तो शेयर में पिछले लगभग ये कहिए कि करीब 6-8 महीने से एक अच्छी खासी एक चाल बनी है, और शेयर इनके जो अलॉटमेंट प्राइस है उससे ऊपर गया है। मेरे ख्याल से इनको ये रैली राइड करनी चाहिए और खुद की सेफ्टी के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आज के समय पर इनका जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो लेवल है, ये मेरे ख्याल से लेवल रखना चाहिए 342-343 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि अगर इसके नीचे शेयर चला जाता है तो इन्हें इसमें से निकल जाना चाहिए। अवश्य इनके 7-8 रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें शेयर में ये जो चाल हुई है इसके बाद ऐसा लगता है कुछ जान है। अपसाइड जितना शेयर जाता है, जितना शेयर बढ़ता है आज के 364 के आसपास के लेवल से, उसका आधा इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ऐड करना चाहिए। ये इनके लिए रणनीति एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए मेरे राय। ओके, तो जगतार सिंह जी, आपके लिए राय ये है कि जैसे हमें चार्ट दर्शा भी रहा है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है, तो अरुण सर कह रहे हैं कि इस रिकवरी को आप राइड कीजिए। ये जो लोअर लेवल से स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला है, हो सकता है ये आगे भी चलता हुआ दिखे। फिलहाल के लिए आप 342-343 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें, और जैसे जैसे ये 364 का अभी भाव है और स्टॉक ऊपर जाता जाए तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको भी ऊपर की ओर रिवाइज करते हुए चलिए। यानी कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसकी रणनीति आपको दी जा रही है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए आप अपना जो स्टॉप लॉस का लेवल है उसको भी साथ साथ बढ़ाते जाइए। ये आपके लिए बेहतर रणनीति हो सकती है। इस बीच हमारे साथ हमारे YouTube पेज पे एक दर्शक हैं न्यू इरा के नाम से। इन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन काफ़ी इनोवेटिवली उन्होंने अपना जो पेज है उसको नाम दिया है। वो जानना चाहते हैं टेक्समैको रेल के बारे में। 50 शेयर उनके पास हैं 217 रुपये के भाव पर। टेक्समैको रेल में फ़िलहाल अगर हम देखें
तो आज का जो प्राइस है वो करीब 198 रुपये के आसपास का है और इनकी जो एंट्री प्राइस है वो 217 रुपये की है। तो करीब करीब सर 20 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है टैक्समेको रेल में। हाल फिलहाल बहुत अच्छी तेज़ी हमने देखी है रेलवे शेयरों में, लेकिन अब इस स्टॉक में जिसको 20 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है, 6 से 12 महीने का नज़रिया है, क्या वो होल्ड करें? एक स्टॉप लॉस का लेवल भी अगर आप सुझा दें। सर मेरे को ये समझ में नहीं आता, इन्होंने 217 में ये शेयर लिया कहां से? ये भाव तो दिख नहीं रहा है मुझे। कहीं पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस शेयर में 2 बार राइट्स आए हैं, तो ऐसा तो नहीं इन्होंने 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं। राइट्स के पहले का भाव है और इन्होंने राइट्स अप्लाई नहीं किया है, नहीं तो ये भाव मैच नहीं होता है। एनीवे भाव छोड़ देते हैं। ये कहा जा सकता है कि शेयर अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो रेलवे में सप्लाई करते हैं, चाहे वो वैगन्स हो, कई अलग अलग तरह के वैगन्स हो, देश में 4-5 अच्छी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं जो ये क्षेत्र में मौजूद है। सभी के पास भरपूर ऑर्डर बुक है, सभी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं और सबका प्रदर्शन अच्छा है। निवेशित रहिए। रैली की शुरुआत हुई है। शुरुआत मतलब ऐसा नहीं कि आज ही रैली शुरू हुई है, बट अच्छी खासी रैली है। गवर्नमेंट जो रेलवे में ग्रोथ कर रहा है, जो डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, मेरे ख्याल से ये भी इसका एक बेनिफिशियरी रहेगा। इस भाव को कहीं पे भी निकलने की जल्दबाजी ना करें। क्या स्टॉप लॉस का लेवल होगा सर? सर मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस की इस शेयर में फिलहाल दरकार नहीं है। काफी लंबा स्टॉप लॉस है और मेरे ख्याल से अवश्य अगर उतना शेयर गिरता है तो वापस सवाल ये बार बार चैनल पे आ जाएगा। तो इस भाव में चिंतित होने की कोई दरकार नहीं है। चलिए ठीक है। टैक्समेको रेल में क्योंकि रेलवे स्टॉक्स की या रेलवे शेयरों की कंपनियों की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, इनमें रनअप काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। टैक्समेको रेल में फिलहाल ये राय निकल के सामने आ रही है। वंदना सिंह जी ने हमें सवाल भेजा है। वो पूछ रही हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक के 160 शेयर उनके पास हैं, 85 रुपये के भाव पर उन्होंने खरीदे हैं। करेक्शन हुआ है, क्या इसमें और ऐड करना चाहिए या करेक्शन का वेट करें? वो कह रही हैं कि उनका 2 साल का टाइम होराइजन है। 85 रुपये पे लिया है सर, 80 रुपये पे आ गया है, तो करेक्शन में लिया था और करेक्शन हो गया है, 2 साल का व्यू है, क्या और ऐड कर सकते हैं या अभी रुकें? देखिए 6% शेयर करेक्ट हुआ है। निफ्टी सेंसेक्स में 3% की 2% की गिरावट हुई थी पिछले बुधवार को। और अगर कल की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 6% के उसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं है। अच्छा शेयर है। इसका जो मर्जर होना है IDFC और IDFC फर्स्ट का, वो भी हाल ही में डेट्स अनाउंस होंगे। उसके बाद में इसमें एक नई चाल देखने को मिलेगी जब नई एंटिटी मिलेगी। निवेशित रहिए और जब भी आपको लगे कि बाजार में एक अच्छा खासा डिप हुआ है, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो निवेशित रहें, होल्ड करें और डिप्स में इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि सर बैंकों की बात चली है, IDFC फर्स्ट एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो HDFC बैंक को भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। HDFC बैंक में आज हम देख रहे हैं कि 1450 रुपये के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी, आज भी एक नया 52 वीक लो इसने टच किया है 1380 रुपये का, लेकिन वहां से करीब करीब 70 रुपये के आसपास की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो हाल फिलहाल जो गिरावट हुई सर, 1680 रुपये के आसपास से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, 1380 तक गया, यानी कि करीब करीब 300 रुपये के आसपास का फॉल आ गया। आज करीब 70 रुपये के आसपास की रिकवरी है। तो 1680 से लेकर 1380 का जो फॉल है वो बड़ा है या आज की जो 70 रुपये की रिकवरी है वो बड़ी है? यानी कि रिकवरी में खरीदें या और डिप का इंतजार करें और गिर सकता है ये? वर्स्ट केस सिनारियो संदीप, ये शेयर जो बॉटम आज बनाया है उसको रीटेस्ट कर सकता है। अगर वो रीटेस्ट में उस लो को तोड़ता है तो शेयर में वीकनेस कही जाएगी, नहीं तो ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा खासा बॉटम है और बहुत कुछ जो रिजल्ट के बाद में जो शेयर पे चिंता हुई थी वो उसमें कवर हो जाएगी। अगर साधारण तौर पर देखें तो 300 रुपए की गिरावट हुई 1680 से 1380। आप मान लीजिए कि शेयर में बड़ी गिरावट होने के कारण
इस पे 50% की रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, तो 150 रुपए होता है। लगभग आधा रिकवर किया है। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाकर नीचे आए, तो भी ऊपर जाने की 70-80 रुपए की जगह है। वहां से फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शेयर के लिए। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्लेयर है, तो आप कल या परसों ये देखकर शेयर में निवेश कर सकते हैं कि ये कहां पर सपोर्ट लेता है या कहां तक जाने की संभावना है। अगर शेयर में रैपिड राइज आती है, तो जैसे मैंने कहा 50% रिट्रेस करके अटक सकता है। अगर नीचे की तरफ जाता है और नीचे का बॉटम नहीं तोड़ता, तो ये कहा जा सकता है कि शेयर ने एक अपना लेवल बनाकर अब रिकवरी करी है। तो ये एक ट्रेडिंग जोन में फिलहाल शेयर मेरे हिसाब से अगले 5-7 दिन में रह सकता है। सर ट्रेडिंग जोन का लोअर एंड तो आज का लो हो गया 1380 रुपये का। जो आप 50% रिट्रेसमेंट की बात करें 150 रुपये की, वो 1380 से गिने तो 1530 रुपये बनता है, राइट? बिल्कुल। तो 1525 1535 का जो एक रेंज है, वो इसका एक अपर बैंड होता है शॉर्ट टर्म का। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग रेंज में ये स्टॉक आ गया है 1380 नीचे की तरफ, ऊपर में 1525 से 1535 रुपये, यानी कि 1535 या 1530 के आसपास आए तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर सकता है। और लोअर लेवल पे 1380 के आसपास अगर वो लेवल नहीं टूटता है, तो वहाँ से फिर से एक बाउंस बैक के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं इस्लाम, वो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। इस्लाम जी नमस्कार। जी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बिजनौर से बात कर रहा हूँ। ओके, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर मेरे पास ये आप इस्कॉम इंटरनेशनल के 172 शेयर थे। ओके, और ये 562 के रेट पर लिए हुए हैं। 562 पे आपने 150 शेयर लिए हैं आर सिस्टम्स के, ठीक है। क्या व्यू के साथ इसमें आगे क्या व्यू रहेगा? ओके, अभी इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही ना। थोड़ा आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे सर, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। सर इसमें आगे की क्या राय है आपकी? ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने ये कब खरीदे थे, कितने टाइम से आप इसे होल्ड कर रहे हैं? ये 15-20 दिन पहले लिए थे। 15-20 दिन पहले आपने लिए हैं। 562 रुपये का आपका एंट्री प्राइस है और अभी ये शेयर चल रहा है 515 रुपये पे, यानी कि करीब करीब आपको 50 रुपये के आसपास का पर शेयर लॉस हो रहा है और 150 क्वांटिटी आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं। क्या राय होगी सर? आर सिस्टम्स के शेयर में हमने देखा है कि लोअर लेवल से जो खासतौर पे जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 15-20 दिन पहले इन्होंने लिए हैं, शायद इन्होंने हाई पे ले लिए हैं और अब ये फंस गए हैं, 50 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। क्या ये लॉस रिकवर हो जाएगा इनका? क्योंकि व्यूअर शो पर लाइव है, इनको ये भी पूछना चाहिए कि इन्होंने ये शेयर चुना क्यों, जब आईटी क्षेत्र के शेयर के नतीजे में एक निराशाजनक देखने को मिला था। चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या विप्रो हो या एचसीएल हो, और उसके बाद में एक अचानक एक रैली आई थी जिसमें कि सभी मंदी वाले पकड़े गए थे। इन्होंने उस रैली में ये लगता है शेयर खरीदा है, क्योंकि वहां से उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा इनको आर सिस्टम में क्या लगा जो इन्होंने ये शेयर चुना? सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इस्लाम जी, तो अरुण जी जानना चाहते हैं कि आपने किस व्यू के साथ, क्या किसी के कहने पे आपने आर सिस्टम का शेयर लिया? क्योंकि अगर आप 15 से 20 दिन पहले की बात कर रहे हैं तो ये आईटी के जो रिजल्ट्स आने वाले थे उससे पहले आपने ये खरीदारी कर ली है। नो डाउट नंबर्स के बाद टीसीएस इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला था, लेकिन क्या आप इस अंदाजे के साथ आपने लिए थे कि नंबर्स अच्छे रहेंगे और मिड कैप या जो स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा रनअप देखने को मिलेगा? क्या यही व्यू था आपका? जी सर, मैं डिविडेंड के टाइम पे लिया था, उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक किया था उसमें 580 पे, फिर डबल से बाई किया था 562 पे। तो 580 पे आपने प्रॉफिट बुक किया था, तो ये 562 आपका एवरेज प्राइस है या डिविडेंड को छोड़ के है, मतलब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा? नहीं, ये दोबारा मैं सेकंड टाइम खरीदा फिर। ओके, तो अरुण सर इन्होंने दोबारा लिए हैं 580 पे, एक बार ही मुनाफा बुक कर चुके हैं और वहां से एक 18 रुपये का जब फॉल आया तो दोबारा इन्होंने री एंटर किया है स्टॉक में। तो संदीप जी, इन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर ट्रेडिंग करके लालच जो है उसमें ये फंसे हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी के निवेशक हो गए। इनका कॉल सही था, लेकिन जब ये दोबारा पैसा उसी शेयर में बनाने की चेष्टा करे तो ये फंस गए।
सर ऐसा है, डिविडेंड के लालच में शेयर लेना, खास करके जो वॉलेटाइल शेयर है उसमें काफी डेंजरस होता है, और ये उसके एक शिकार हुई है। मेरे ख्याल से इन्हें कुछ समय बिताना पड़ेगा शेयर के साथ, और उसके बाद इनकी जो खरीद है या जो एवरेज कॉस्ट है उसके बाद ये मेकअप होगा। फिलहाल इन्हें इसे जिसे कहते हैं सहना पड़ेगा और शेयर के साथ रहना पड़ेगा। सर मैं इन्होंने तो नहीं पूछा है लेकिन अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, क्या इस भाव पे एवरेज भी कर सकते हैं, यानी कि जो करेक्शन हुआ है उसके बाद क्या और एंटर कर सकते हैं और जो क्वांटिटी खरीद सकते हैं ये? संदीप जी, मेरे हिसाब से एवरेजिंग वाली जो फिलॉसफी है वो सही नहीं होती। पोजीशन बढ़ाने के लिए आप एवरेज करते हो राइजिंग मार्केट में कि आपको कन्विक्शन मिल गया और शेयर आपके साथ आपको संकेत दे रहा है कि और बढ़ सकता है। उस सिचुएशन में अगर आप एवरेज करके आपकी पोजीशन बढ़ाते हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि शेयर गिर चुका है। आप अगर एवरेज करते हो तो शायद ये सही रणनीति नहीं होती। चलिए, तो इस्लाम भाई आपके लिए राय यही है कि आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको और ऐड नहीं करना है। ये राय फिलहाल आर सिस्टम्स के शेयर पर निकल के सामने आ रही है। MGL अगला शेयर है जिसको लेकर हमारे एक दर्शक हैं शंकर कटारिया जी, उन्होंने अपना सवाल पूछा है। उन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं MGL के, 1325 रुपये का भाव है, और वो जानना चाहते हैं सर कि क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। लॉन्ग टर्म को उन्होंने डिफाइन भी किया है 1 से 3 साल के लिए। क्या टारगेट है जो कि इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और किस स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए? 1325 पे उन्होंने खरीदा है और शेयर सर उसी भाव के आसपास ही है। आज हमने देखा कि नतीजों का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था, नीचे में आज हमने देखा कि 1300 रुपये के आसपास तक का एक डिप भी मारा था, ऊपर में 1351 का हाई है। तो आज का जो हाई लो है उस ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच 1325 रुपये के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इन्होंने एंट्री करी भी है कटारिया साहब ने। क्या राय होगी सर, MGL के शेयर में लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं? संदीप जी, बीच में ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके शेयर में कुछ गिरावट आई थी, क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसी में चेंज होने की संभावना थी। वो सब अब जो कहते हैं कि पीछे है। शेयर की चार्ट बड़ी अच्छी दिख रही है, अप ट्रेंड है। कुछ इन्होंने शेयर ऊंचे के भाव में अवश्य लिया है। फ्रेश ब्रेकआउट के बाद जब शेयर चला था तब ये इसमें निवेश किए हैं। होल्ड कीजिए, कुछ समय लग सकता है, 1 आध सप्ताह, उसके बाद में वापस इसमें आपको एक अच्छी खासी राइज मिल सकती है। बट ध्यान में रखिए कि शेयर इस भाव से नए जोन में ऑलरेडी जा चुका है। वोलेटिलिटी ऐसे लेवल पर अक्सर बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं वॉलेटाइल रहेगा शेयर, और इस वोलेटिलिटी का ये फायदा उठा सकते हैं। जब भी इनको 50-60 रुपए का एक अच्छा खासा जंप मिल सकता है, तब ये इसमें से कुछ क्वांटिटी बेचकर भी इनकी जो प्राइस है उसको लोअर कर सकते हैं। ओके, तो एक स्टॉप लॉस का लेवल ये पूछे थे सर कि किस स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें, अगर आप एक लेवल बता सकें स्टॉप लॉस का। ₹1325 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। आज का जो हाई था 1351 के आसपास का, वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। आप चार्ट पे देख भी पा रहे हैं, ये अच्छी खासी फॉर्मेशन है इस चार्ट की। लोअर लेवल से हर लोअर लेवल्स पे यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिला है, और फिलहाल 1325 रुपये के आसपास है। एक अच्छा स्टॉप लॉस इनके लिए 1260 1265 के बीच में रहेगा, और उसके नीचे अगर शेयर जाता है तो इन्हें बेच देना चाहिए। स्टॉप लॉस की जब आप बात करते हो तो जो आपका ट्रिगर प्राइस जो भी आप रखते हो जी, उसमें जब आपको शेयर बेचना होता है तो नीचे की जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो 2-4 रुपए नीचे रखिए, उसके नजदीक न रखे, क्योंकि वो प्राइस नहीं तो वो होता ऐसा है कि शेयर नहीं बिकता। ओके, तो मान लीजिए अगर ये 1260 का एक स्टॉप लॉस रखते हैं तो 1255 तक भी अगर शेयर बिके इन्हें बेच देना चाहिए। ठीक है।
ओके, तो 1260 रुपये ये स्टॉप लॉस का लेवल है आपके लिए कटारी साहब, अगर आप एमजीएल के शेयर को होल्ड कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, अरुण सर ने आपको बताया कि 50 से 60 रुपये का जब भी इसमें बाउंस बैक आए तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने एंटर किया 1325 रुपये का, वो थोड़ा सा नीचे आ सके। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख के चलिए। कई सारे और भी दर्शक हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शैलेश मागड़े जी हैं, उन्होंने बोला है कि उनको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत धन्यवाद सर इस प्रोग्राम को लाइक करने के लिए। मोटो जोशी जी एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि रवि सर ने 2 स्टॉक्स बताए थे, रिलायंस जियो और नैल्को, उसके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। वोलेटाइल मार्केट है जिस वजह से ये ऐसा देखने को मिला है। तो वो जानना चाहते हैं कि अब इसमें दोनों शेयरों में क्या राय है। तो रवि जी जब जुड़ेंगे तो ज़रूर इन दोनों शेयरों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। अभिमन्यु गुप्ता जी ने हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर सवाल पूछा है, इसको लेकर हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। आप चाहें तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोबारा गुप्ता साहब ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर सर ने राय दी है उस पर आप विचार कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक फोन लाइन पर दर्शक मौजूद हैं, भरत कुमार जी। भरत कुमार जी स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को जब मैंने स्टार्टिंग में मेरे को नॉलेज नहीं था, मैंने अकाउंट ओपन किया था तो मेरे को किसी ने कह दिया था रूट मोबाइल खरीद लो, तो मेरे पास में 20 शेयर पड़े हैं रूट मोबाइल के। ओके। उस टाइम में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम हाथों हाथ सेल करने थे कुछ दिन में, मेरे को पता नहीं था। अब वो काफी टाइम से नीचे में, बहुत नीचे में लॉस दिखा रहा है। मतलब जिस बात पे आपने लिए थे वहां से काफी नीचे आ गया। हाँ हाँ। तो आपने कब लिए थे ये? मैंने 2021 में लिए थे सर। अच्छा। और मतलब आपको अकाउंट खुलवाए हुए लगभग 3 साल हो गया, 3 साल से बाजार में हैं। हाँ ठीक है, तो 2071 वाला अभी आ गया है। 2070 रुपए से लिया हुआ था, 2071 उस टाइम में। 1567 रुपये का भाव अभी आ गया। इनफैक्ट इसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आए थे, नतीजे कुछ अच्छे नहीं रहे थे, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं 3.5% के आसपास की और गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 1567 रुपये के आसपास है। आपका एंट्री प्राइस 2000 के ऊपर का है, यानी कि आपको लगभग पर शेयर पे करीब 500 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है, और आपके पास 20 शेयरों की क्वांटिटी है। सर जब जिसने आपको बताया था ये खरीदने के लिए, कोई टाइम होराइजन, कोई व्यू, कोई टारगेट प्राइस ऊपर की तरफ, कोई स्टॉप लॉस नहीं बताया था? मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताया भी नहीं था मेरे को इतना। और यहाँ पे वो एंजल ब्रोकिंग करके नया खुला ही था उस टाइम में, उसने खुलवाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी इस दुविधा को हम दूर कर देते हैं। अरुण सर, एक और नई कैटेगरी के एक दर्शक हैं, निवेशक हैं बाजार में। जब ये एंटर किया था तो किसी के कहने पे इन्होंने शेयर ले लिए, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, और अब इनको हो रहा है पर शेयर करीब 500 रुपये का नुकसान रूट मोबाइल के, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे जो कि कमजोर रहे हैं। अब क्या राय होगी शेयर पर? सर देखिए, जो इनकी गिरावट हुई है प्राइस की, ये लगभग 20% की गिरावट हुई है, जो एक बड़ी गिरावट मानी जाती है किसी भी शेयर में। तो अगर ये ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स फॉलो करते, जो इन्होंने जैसे एडमिट किया है कि ये नए निवेशक हैं, इन्हें कायदा कानून या डिसिप्लिन नहीं था, तो इनका कोई ना कोई स्टॉप लॉस हिट करके ये निकल जाते। अब इनके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। नतीजे थोड़े से निराशाजनक है, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। इनके पास 2 बड़े ऑप्शन हैं। या तो पहला ये कि जब भी इसमें थोड़ी सी रैली आती है 200-250 रुपए की बाजार के साथ, तब उस समय ये निकले और इनका जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाए। या उनको जब भी ये लगे कि भाई गलती हो गई, पहले सौदे में मैंने जानकारी नहीं थी, अब मैं निकलने को तैयार हूं, और बाकी जो पैसे हैं उससे कुछ कमाऊं, तो वो भी एक तरह का लॉस रिकवरी होगा। क्योंकि इस ट्रेड को कंटिन्यू करके अगर मान लीजिए ये शेयर ऐसा ही रहे या 100-200 रुपए अगले 6 महीने में बढ़ जाए, तब भी इनकी अपॉर्चुनिटी लॉस कंटिन्यू होती है। तो ये 2 ऑप्शन में से जो ये चुने, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। तो भरत कुमार जी, आपको फैसला तो कड़ा लेना है, ये तो अरुण सर के जवाब से साफ पता चल गया। या तो आप बाउंस बैक का इंतजार कीजिए, जब कोई बाउंस आए हल्का सा, जब बाउंस बैक हो तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप अभी इसे एग्जिट कर लीजिए। जो पैसा आए उसे अच्छे शेयरों में निवेश करें। थोड़ी देर में हम चुन के में अरुण सर से उनके स्टॉक्स पूछेंगे भी, जो आपके लिए वो चुनकर लेकर आए हैं। आप उन शेयरों में पैसा लगा दें तो आपका जो लॉस हो चुका है, जो आप बुक करेंगे,
वो कहीं काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो अच्छे शेयरों में लगाइए जहाँ पे मुनाफा बने, और आप अपने इस ट्रेड से एक तो गलती से आप सीख लीजिए कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है, और इस सौदे से निकल के आप किसी अच्छे शेयर में या तो एग्जिट पे, बाउंस पे आप एग्जिट कर जाइए, या तो फिर मौजूदा लेवल पे एग्जिट कर जाइए। ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं मोटो जोशी जी, उन्होंने एक सवाल भेजा है हमें कि कल के फॉल में सर उन्होंने REC का शेयर खरीदा था 425 रुपये के भाव पर। कल जब बाजार गिरा था, PSU शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, तो उन्होंने एक साहसी फैसला लिया, 425 रुपये पे 200 शेयर खरीदे REC के, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के, और आज वो शेयर मैं देख रहा हूँ कि 465 रुपये के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 7% के आसपास का आज उसमें एक जंप देखने को मिल रहा है। 1 से 2 महीने के नज़रिए से वो पूछ रहे हैं कि क्या टारगेट होगा इस शेयर में, आज का जो बाउंस बैक है उसको कैसे प्ले आउट करना चाहिए। अरुण सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? या एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए, शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है। कल जो गिरावट देखने को मिली थी वो एक तरह से एक शेकआउट, एक अच्छा खासा करेक्शन है। उन्होंने कल ही लिया है, तो इन्होंने एक तरह से एडवांटेज लिया है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर ये निवेशित है शेयर में, तो इनको ये 485 और 490 के बीच का एक इमीडिएट टारगेट मिलता है, जहां पर ये डिसाइड कर सकता है कि इन्हें रहना है या कंटिन्यू करना है शेयर में। ऑल्टरनेटिवली उस भाव पर आकर ये जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी होती है वो अपना सकते हैं कि 10 से 12 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा ले, और जैसे जैसे भाव बढ़ता है 50% ऑफ द गेन उस स्टॉप लॉस को ऐड करते जाए, तो इनका मुनाफा में कुछ नुकसान हो सकता है, बट इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी हद तक इंटैक्ट रहेंगे। ओके, तो 465 रुपये के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है सर। आप कह रहे हैं कि 10 से 12 रुपये नीचे 450, 455 ये रेंज ठीक है स्टॉप लॉस के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 485-90 का एक टारगेट बनता है। तो ये जो प्राइस, ये जो स्टॉप लॉस है, ये आज के भाव से 10-12 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जैसे प्राइस बढ़ती है वो 50% उसमें ऐड कर सकते हैं स्टॉप लॉस की लेवल को। सर मैं वही पूछा था क्योंकि आज का भाव है 465 रुपये का। 465 रुपये से 10-15 रुपए नीचे तो 450 से 455। आज के भाव से स्टॉप लॉस लगाने की दरकार नहीं है, क्योंकि ये 480 रुपए के आसपास जो परसों का लेवल था उस लेवल तक आने की संभावना है 2-3 दिन में। तो 10-12 रुपए शेयर आज भी ऊपर से नीचे आया है, तो उस रैली को हो जाने दीजिए कल परसों में, और उसके बाद स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा, 480-485 पे जब ये आ जाए तब आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे लगाइए, 10-12 रुपये नीचे लगाइए, और जितना उछाल आता जाए उसका जो आधा है यानी कि जो 50% अमाउंट है वो अपने स्टॉप लॉस के लेवल में और ऐड करते चलिए। जो रणनीति हमें अरुण जी बता रहे हैं उसके हिसाब से। तो जोशी जी, आपको उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।